चलिए तो ये प्राइमरी सेल के ना 2 टाइप मैंने बताए थे आपको। फर्स्ट वन इज़ लेक्लांसी सेल, और लेक्लांसी सेल में हमने जस्ट एक पॉइंट पढ़ा था जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना? रिसेंट ईयर में भी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पे थोड़ा-सा फोकस करना है अपने को कि ड्राई सेल दैट मीन्स लेक्लांसी सेल में जब भी अगर हम र ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का रिएक्शन देखते हैं एनोड और कैथोड का, तो नेचर क्या होगा रिएक्शन का, इस पे थोड़ा-सा फोकस करना था अपने को। इस पे कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? इस रिएक्शन में कुछ कंफ्यूजन था क्या? नहीं था ना? चलिए तो थोड़ा-सा ये थ्योरेटिकल डायग्राम है, थोड़ा डायग्रामेटिकल पार्ट है, तो ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ना, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी लिख के। तो सेकंड सेल जो है वो मरकरी सेल होता है। मरकरी सेल को ही हम बोलते हैं बटन सेल, है ना? जैसे छोटे वगैरह घड़ी-उड़ी का, छोटा घड़ी का जो है ना वॉच, आप जो रिस्ट वॉच पहनते हैं उसका जो बैटरी देखे होंगे, वो छोटे से डब्बे की तरह टाइप का रहता है, बटन के टाइप का, है ना? तो उन सेल को हम क्या बोल देते हैं? बटन सेल बोल देते हैं। तो बटन सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है ना, वो 1.35 वोल्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि बटन सेल का रिएक्शन कैसा दिखने वाला है अपने को, है ना? तो एनोड यहाँ पे भी जिंक का ही बनाते हैं अपन। जिंक का एनोड बना रहे हैं, दैट मीन्स जेडन का रिडक्शन होने वाला है। और इस रिएक्शन में हम पेस्ट यूज कर रहे थे ना कैथोड और एनोड को कनेक्ट करने के लिए, वो पेस्ट था जेडेनो प्लस क्यूएच का पेस्ट था, है ना? जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके पेस्ट की अपन बात करते हैं, है ना? एनोड क्या रहता है? जिंक सॉलिड। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा ना। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होगा। एंड कैथोड पे Zn 0 से +2 जा रहा होगा। देख के भी समझ में आ रहा होगा आपको रिएक्शन में। एंड अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी जो है ना वो +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मरकरी सेल और बटन सेल जो होता है ना, इसमें जनरली आपसे ये पूछेगा एनोड किस मटेरियल का बना होता है, कैथोड किस मटेरियल का बना होता है, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होने वाला है, किसका रिडक्शन होने वाला है। तो हमें इन्हीं 4 पॉइंट पे मेनली फोकस करना है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो लेक्लांसी सेल से थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है। मेरा वॉइस क्लियर है ना? ओके। नोट डाउन कर लीजिए इसको, है ना? हो गया? हो गया? देन हम सेकेंडरी सेल की बात करेंगे। सेकेंडरी सेल में भी एक फिक्स पैटर्न के ही क्वेश्चन ऑब्जर्व होते हैं। अब सेकेंडरी सेल के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको ये एक्सप्लेन किया था कि सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो रिचार्जेबल है, जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज करते थे सेकेंडरी सेल। अब सेकेंडरी सेल में जो पहला टाइप अपन लेके चलते हैं ना, ये होता है लीड स्टोरेज सेल। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा ना, वो 2 वोल्ट के इक्वल होता है। अगर मान लीजिए कि कहीं पे मेरे को ज्यादा पावर का कुछ बैटरी बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इन्हीं 2 वोल्ट के बैटरी को ना आपस में अटैच कर देते हैं। जो भी अपना रिक्वायरमेंट रहेगा ना, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू हम, क्योंकि अपन ने बैटरी का फंडा लास्ट क्लास में ये डेफिनेशन सीखा था कि जो बैटरी होता है ना, वो सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है। जितने भी सेल आप लेके चल रहे हो, है ना, हम उन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बनाते थे? बैटरी बनाते थे। मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? एक बार कंफर्म करिएगा आप लोग। ओके। अब लीड स्टोरेज सेल में होता क्या है कि हम लेड नेम से ही पता चल रहा है कि जो मेटल का प्लेट लेंगे ना, वो लेड का रहेगा, और दूसरा जो प्लेट रहता है वो लेड ऑक्साइड का रहता है। एक पीबी लिखा है अपन ने, एक पे PbO2 लिख दिया है। एंड इन दोनों सेल को ना हम डीप करते हैं, प्लेस कर देना 38%
वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स अपने यहाँ पे क्या यूज किया है, H2SO4 लिया है। H2SO4 आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट होने की टेंडेंसी शो कर रहा होगा, और हमने एक प्लेट पीबी का रखा है, दूसरा प्लेट PbO2 का रखा है। एक बार पिछला पेज दिखाइए। ये भाई लास्ट क्लास में जो ऑफलाइन में करवाया था ना, वो है ये, अभी जस्ट यहीं से स्टार्ट किया हूँ। ठीक क्या? ठीक है सर। तो एक अपना एनोड जो है वो लेड दिख रहा होगा, कैथोड जो है वो PbO2 है। तो एनोड पे फिर से वही रिएक्शन होने वाले हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एनोड का रिएक्शन लिखूं ना, तो पीबी किस में कन्वर्ट होगा भाई, Pb+2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। और ये जो Pb+2 है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, लेड सल्फेट बना लेगा, PbSO4 का फॉर्मेशन कर रहा होगा, है ना। ओवरऑल रिएक्शन एट एनोड की अगर बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो Pb सॉलिड प्लस का सल्फेट क्या बना रहा होगा, PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे होंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, कैथोड पे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अब्जॉर्ब हो रहे होंगे। तो अपन ने कैथोड किसका लिया है, PbO2 का लिया होगा। अब इसका मेरे को रिडक्शन करवाने हैं। तो PbO2 में Pb कहाँ दिख रहा होगा आपको, प्लस के 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, है ना। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, देन क्या बनेगा, Pb+2। अब ये +2 में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये जो Pb+2 है ना, ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके PbSO4 फिर से बना रहा होगा। जो भी पार्ट कॉमन दिख रहे हैं ना, हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये वाला पार्ट कॉमन था, मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो रिएक्शन का नेचर क्या दिख रहा होगा, PbO2 सॉलिड प्लस का सल्फेट आयन प्लस का 4H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स PbSO4 प्लस 2H2। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? एंड अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें ना, कि लेड स्टोरेज सेल में ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, तो ओवरऑल रिएक्शन में हम दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिखे हैं। ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखा, Pb सॉलिड, PbO2 सॉलिड, 4H प्लस था, देन सल्फेट आयन भी दिख रहे थे, एक इधर 2 सल्फेट आयन अपन लिखेंगे। और जब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया आपका। राइट हैंड साइड में क्या दिखा, 2 मोल ऑफ PbSO4 सॉलिड प्लस का 2 मोल ऑफ H2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। इस ओवरऑल रिएक्शन के बेसिस पे जेईई मेंस 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं भी वो क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ आपको। तो लीड स्टोरेज सेल में हमें जस्ट ये याद रखना है किसका एनोड बनता है, किसका कैथोड बनता है। अगर एनोड कैथोड अगर आप याद रखेंगे ना, तो आप रिएक्शन आसानी से लिख सकते हो, कोई टेंशन है नहीं अपने पास, है ना। कि ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये चार्जिंग का फंडा है ना। कहीं पे चार्जिंग बोलेंगे, कहीं पे डिस्चार्जिंग बोल देंगे अपन। तो ये जो मैं लॉजिक अभी समझाया हूँ, ये लॉजिक है डिस्चार्जिंग का। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करिएगा। मैं चार्जिंग में ये बोल सकता हूँ कि पीवी जो है ना, अगर हम इसमें देखेंगे कैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो मैं डिफरेंट कलर से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी मार्क कर देता हूँ। पीवी सॉलिड इज 0, PbO2 इज +4, और ये कन्वर्ट हो रहा है प्लस के 2 में, है ना। तो 0 से +2 डेट मीन्स क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। एंड PbO2 +4 से +2 में जा रहा है, डेट मीन्स इसका रिडक्शन हो रहा है ना। तो लेड का ऑक्सीडेशन होता हुआ भी दिख रहा होगा, लेड का रिडक्शन भी होता हुआ दिख रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या इस पॉइंट में, कोई कंफ्यूजन है क्या? रजीत भाई, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? देन मेंस 25 में क्वेश्चन पूछा गया ऑन चार्जिंग ऑफ। अब ये जो मैं रिएक्शन समझा ये डिस्चार्जिंग का है, बट क्वेश्चन पूछा गया वो चार्जिंग का। ऑन चार्जिंग द lead storage battery, on charging the lead storage battery, the oxidation state
of late changes from x1 to y1 at the anode and from x2 to y2 at the cathode क्वेश्चन इंटीजर टाइप सॉरी ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में द वैल्यूज ऑफ x1 y1 x2 y2 are respectively करिए सॉल्व है ना। अब मैंने जो ऊपर रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया वो डिस्चार्जिंग का रिएक्शन है, ये चार्जिंग का रिएक्शन है, तो जस्ट ऊपर के रिएक्शन को अपोजिट कर देंगे। जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट मान लीजिए, जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट मान लीजिए, तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि चार्जिंग के रिएक्शन में कहाँ से कौन चेंज हो रहा होगा। सॉल्व करिए। हेलो, आंसर उत्तर है कर लीजिए एक बार। आप क्लास के बाद ये पीडीएफ भेज देंगे सर। x2 इक्वल टू तो आप 2 note y2 down नहीं इक्वल कर टू रहे 0 सर। आंसर बताएं। फिर से बोलिए, बताइए। x2 इक्वल टू 2 y2 इक्वल टू 0 x1 इक्वल टू 2 y2 इक्वल टू 4 x1 इक्वल्स टू 2, फिर से बोलिए एक बार, रिपीट करिए। x1 रेस्पेक्टिवली बोल रहे हैं पूरा वैल्यू। x1 इक्वल टू 2 y1 इक्वल टू 4 y1 इक्वल्स टू 4 क्यों? x1 से y1 कन्वर्ट हो रहा है ना। हाँ एक सर। बार रिडक्शन दिखाना है, एक बार ऑक्सीडेशन दिखाना है आपको। एक बार रिडक्शन दिखाना है, एक बार ऑक्सीडेशन दिखाना है ना। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। बोलिए बोलिए, आप तो आंसर क्या बोल लेते? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो y1 तो 4 होगा ना। y1 पे 4 होगा, ओके। फिर उधर पे x2 इक्वल टू 2 y2 इक्वल टू 0 x2 इक्वल्स टू 2 y2 0 x1 टू y1 एनोड पे हो रहे हैं, x2 टू y2 कैथोड पे हो रहे हैं। तो डिस्चार्जिंग का रिएक्शन क्या लिखेंगे आप? ये जो रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ है इसी को जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, है ना। रिएक्शन क्या होगा? PbSO4 प्लस का 2H2O, दिस गिव्स Pb प्लस का PbO2 प्लस का 4H प्लस का 2 सल्फेट आयन। तो हमें क्या करना है? x1 से y1 एनोड पे कन्वर्ट हो रहा है, तो एनोड पे क्या होने वाला भाई? ऑक्सीडेशन, है ना। आपने पोटेंशियल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो +2 जो है ना, +2 जो है कहाँ जाएगा? रिवर्स पोटेंशियल में, है ना। जो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको आप रिडक्शन की तरह ट्रीट कर ले रहे हैं, और जहाँ रिडक्शन हो रहा था ना उसको हम ऑक्सीडेशन की तरह ट्रीट कर लेंगे। यही लॉजिक है ना? मेरा वॉइस क्लियर है? x1 का वैल्यू जो है ना, देखो x1 और y1 सॉरी x1 और x2 दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? प्लस का 2 होना चाहिए, जो PbO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है।
यही रिएक्शन X1 भी है, यही रिएजेंट Y1 भी है ना। अब देखिएगा X1 और X2 यही रिएजेंट है। अब Y1 और Y2 क्या होना चाहिए, तो एक बार ये एनोड का मटेरियल था, ये क्या था भाई, एनोड का मटेरियल। तो अभी भी ये एनोड पे ही रहेगा, डिस्चार्जिंग में भी ऐसा नहीं कि इसका मटेरियल जो है अपन चेंज कर देंगे। ये कैथोड का मटेरियल था तो ये अभी भी कैथोड पे ही रहेगा, है ना। तो एनोड पे अब रिएक्शन का नेचर जो है ना वो जस्ट रिवर्स हो गया होगा, +2 से ये 0 में कन्वर्ट हो रहा होगा, और ये +2 से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, +4 में कन्वर्ट होगा। तो आंसर क्या आएगा, +2 0 +2 एंड प्लस का 4। ये क्लियर है। सर यही तो आया था। हाँ यही आया था, ओके। किसी का कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे, सर वाई बोलिए। Y1 का वैल्यू ठीक है, सही लिखा। +2 और +4 होगा। एक जगह ऑक्सीडेशन, एक जगह रिडक्शन। मैं बोला +2 +4, लिख दिया +4। ये पॉइंट क्लियर है। इसमें क्लास के किसी का बाद कोई ये पीडीएफ कंफ्यूजन, भेज देंगे। सर क्लियर है। क्यों अभी लिख नहीं रहे हो क्या? सर फर्स्ट वाला पेज मिस हो गया। अरे फर्स्ट वाला पेज आज करवाया ही नहीं है, वो तो लास्ट क्लास जो करवाया था वही है। भेजना बोलेगा तो मैं भेज भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार भेज ठीक है, दीजिएगा। नेक्स्ट है अपना निकेल कैडमियम सेल। अब निकेल कैडमियम सेल में भी हमें यही याद रखना है कि भाई एक निकल का इलेक्ट्रोड का कैडमियम का रहने वाला, तो एक इलेक्ट्रोड से क्या होने वाला, ऑक्सीडेशन, दूसरे पर रिडक्शन होगा। बोलिए सर सर बोल बोलिए रहे थे बोलिए। कि कैथोड में तो रिडक्शन होता है। हाँ कैथोड में रिडक्शन होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। सर सही तो जवाब। इधर +2 से +4 में जा रहा है, तो मतलब वो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना कैथोड में। अब इस रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करिएगा, एक्चुअली हमारा ये चार्जिंग यही है, हमने डिस्चार्जिंग में क्या कर दिया है, देखो डिस्चार्जिंग का फंडा ये है, चार्जिंग में हम पोटेंशियल को चेंज कर देंगे। हेलो, अच्छा अच्छा, ओके सर। ये जो फंडा है ना, ये डिस्चार्जिंग का रिएक्शन था। अब क्वेश्चन में अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन में क्या बोला, चार्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है अभी, चार्जिंग। चार्जिंग। तो चार्जिंग का मतलब रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन का नेचर तो रिवर्स करना पड़ेगा मेरे को। लॉजिक हाँ समझ सर, में आ रहा है। हाँ सर। इसलिए हम यहाँ पे फंडा क्या बनाया, अब रिएजेंट हमारा ये हो गया होगा PbSO4। क्या है रिएजेंट, PbSO4। PbSO4। PbSO4 कहाँ कन्वर्ट होगा, एनोड और कैथोड के मटेरियल को तो आप चेंज कर नहीं पाएंगे। क्लियर हाँ है। सर, हाँ ये सर। एनोड Pb था तो Pb भी एनोड ही रहेगा, कैथोड PbO2 था तो कैथोड ही PbO2 ही रहेगा। अब हमें सोचना है ओके इसके सर। रिस्पॉन्स में कि PbSO4 कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा। आई थिंक अब क्लियर होगा। हाँ सर, हाँ सर। ओके, और किन्हीं का कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे, और किन्हीं का कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे। हेलो, सर कंफ्यूजन नहीं है। तो हमें ये फंडा समझना है कि जब भी अगर कहीं पे एनोड रहे ना, तो एनोड में चार्जिंग के टाइम में ना Pb जो है कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पे, +4 से +2 के 2 पे कन्वर्ट होगा, और जो कैथोड है, कैथोड में Pb +0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। तो ये लॉजिक हमें हमेशा याद रखना पड़ता है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ, हेलो, भाई किन्हीं का कंफ्यूजन है तो एक बार बोलिए हाँ या ना, नहीं तो फिर आगे पॉइंट पे अपन मूव करते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, नो सर। नहीं कंफ्यूजन है, ओके। सेकेंड जो सेल है ना, सेकेंडरी सेल का, वो है निकल कैडमियम सेल। अब निकल कैडमियम सेल में एक कैडमियम का इलेक्ट्रोड लेते हैं, दूसरा निकल का हाइड्रोक्साइड लेके चलते हैं। तो कैडमियम 0 से कहाँ जाएगा, +K2 में। निकल +3 से कहाँ आ रहा होगा, +K2 में आ रहा होगा। एक जगह, हर जगह आपको ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखेगा, दूसरी जगह रिडक्शन होता हुआ दिखेगा।
तो बैटरी में जो दो सेल है ना जहां से क्वेश्चन बनाने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, एक है लीड स्टोरेज सेल और दूसरा है लेक्लांस सेल, है ना। तो हमें इन्हीं दोनों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना रहता है। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा निकेल और कैडमियम सेल में, है ना। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो निकेल का यहाँ पे कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा होगा, निकेल का रिडक्शन होता हुआ दिख रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों का? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। देन एक डिफरेंट वैरायटी का सेल और यूज करते हैं अपन, है ना, इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। अब ये जो फ्यूल सेल का फंडा क्या होता है, हम बोलते हैं ये सबसे ना इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सेल है ये, है ना। इसमें हम हाइयर अमाउंट, इसका एफिशिएंसी नियर बाय 70-80% होता है। बट ये भी यूज नहीं हो पा रहा है। क्यों यूज नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो फ्रीली प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ये वर्क कैसे करता है इसका लॉजिक समझना है। तो हमने दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिया था, है ना, और एक जगह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन अपन करवा रहे हैं। एनोड पे हम H2 गैस लेते हैं और कैथोड पे O2 लेते हैं। तो एनोड पे ऑलवेज क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन। हमने यहाँ पे क्या करवाया भाई? ऑक्सीडेशन करवाया। इस साइड पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हमें प्रोडक्ट क्या मिला होगा? 2H प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और अगर O2 का रिडक्शन करेंगे तो O2 के रिडक्शन से हमें OH माइनस आयन मिलता था, है ना। तो O2 माइनस से 4OH में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2H2 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया। ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको कहाँ पे बताए हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर में मैंने ये दोनों रिएक्शन आपको करवा के रखा है। ये था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है अपना रिडक्शन पोटेंशियल। आई थिंक आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, लास्ट क्लास में अपने ऑफलाइन में ये डिस्कस किया था। ये पॉइंट क्लियर है? देखिएगा कि अगर मान लो कि कहीं पे H2 के ऑक्सीडेशन से 2H प्लस बन रहा होगा एंड O2 के रिडक्शन से OH माइनस बन रहा होगा, तो ये जो पार्ट है ना यहीं पे H प्लस बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे OH माइनस बनता दिख रहा होगा। अब ये H प्लस OH माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, क्या बनेगा भाई? वाटर। क्या बना? वाटर, है ना। और हाई टेम्परेचर पे जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं कहीं पे बैटरी से, तो ये वाटर क्या होगा? इवोपोरेट हो रहा होगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि ये सबसे जो है ना फ्यूल सेल, कहीं पे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों वाले क्वेश्चन कि सबसे एफिशिएंट सेल कौन सा होता है, या किस सेल का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा, है ना, तो हम क्या बोलते हैं भाई? ये फ्यूल सेल है, मोस्ट एफिशिएंट सेल। तो सेकेंड फंडा पूछता है कि कौन सा भाई इन्वायरमेंटली फ्रेंडली या इन्वायरमेंट क्लीनर फ्यूल है ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई? फ्यूल सेल जो है ना कोई भी ऐसा हार्मफुल गैस वगैरह रिलीज नहीं कर रहा होगा। रिएक्शन में दिख रहा है वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो वाटर के रीजन से हम क्या बोलते हैं? इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेल भी बोलते हैं। बट इस सेल का यूज जो है ना अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट्री फॉर्म में अवेलेबल है नहीं अपने पास। अगर हाइड्रोजन जिस दिन एलिमेंट्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, हम लोग कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना लिए, है ना, जिसमें हम हाइड्रोजन को H2 को H प्लस में ब्रेक करने की टेंडेंसी शो कर सकते हैं, या H प्लस का यूज होने लगेगा, देन हम इस वाले सेल का यूज करने वाले हैं। ये पॉइंट क्लियर है भाई? ये फ्यूल सेल का लॉजिक क्लियर है? ये फ्यूल सेल का लॉजिक क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, आप आराम से कॉपी करिए इसको, हो जाए तो एक बार बता दीजिएगा। पता ये अगर हो जाए ना तो आप मेरे को बता दीजिएगा। सर संडे को क्लास हुआ था? हाँ भाई संडे को भी हुआ था। सर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं था तो आया होगा, आप शायद ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं किए होंगे। अरे जी तो हुआ था ना भाई संडे को क्लास। ऑफलाइन क्लास किए थे तो। हाँ हाँ वही तो। हाँ सर, नोट डाउन हो गया। हम्म।
देन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस चैप्टर में ना हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे थे अपन, तो डिपोजिशन होने के लिए हमें ई का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। तो थर्ड टाइप जो था ना, अपन ने जब स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तो मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला था गैल्वेनिक सेल, देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और थर्ड पार्ट था कंडक्टेंस का फंडा। तो हर जगह जो करंट वगैरह फ्लो हो रहे होंगे ना, या फिर जिनका डिपोजिशन हो रहा है, ये सब वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा होगा? कंडक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा होगा। जिस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट आप लोगे, हो सकते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी थोड़ा ज्यादा हो। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो उनका डिपोजिशन कम होता है, नंबर ऑफ आयंस कम प्रेजेंट रहेंगे, है ना। तो कंडक्टिविटी हर एक सेल का अलग अलग हो सकता है। लास्ट पार्ट इस चैप्टर पे हम मूव करेंगे, देन इसी पे एक और पार्ट निकल के आएगा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आएगा। तो कुछ पॉइंट है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो पहला पॉइंट है कंडक्टेंस, इसको अपन डिनोट करते हैं जी से, आप इसको नोट डाउन करिएगा। अब अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन ने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं ना, वो 2 टाइप के रहते हैं। तो ईच एंड एवरी सेल में ना हमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। कभी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर देंगे, कभी स्ट्रांग होता है ना। या नेचर सबका अलग अलग है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जिनका नेचर वीक था, है ना, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के होते हैं, जिनका अल्फा का वैल्यू 100% है ना, अल्फा का वैल्यू 1 होगा। इसके बेसिस पे ना हम ये बोलते हैं भाई कंडक्टेंस का मीनिंग क्या होता है। पहले हम इस लॉजिक को समझते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे वो फ्लो ऑफ चार्ज को सपोर्ट कर रहा हो, है ना, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोल देते हैं, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टेंस। आपने थोड़ा फिजिक्स में भी ये फंडा देखा होगा, है ना, कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, जिस भी मेटल में रेजिस्टेंस कम होगा ना, हम क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस उतना बेटर होगा। तो कंडक्टेंस को हम रिलेट करते हैं रेजिस्टेंस से, है ना, कि कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस का यूनिट, अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वहां पे आप गलती तभी करोगे जब आप यूनिट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपने यूनिट को एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई कौन सा डेटा गिवन है, देन ये सबसे आसान सा क्वेश्चन बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इस पार्ट से भी क्वेश्चन जेईई में जनरली पूछे जाते हैं। अब भाई जी जो है ना, वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता था? ओम। जी का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, है ना। या इसी ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? एमएचओ बोल देते हैं, मोह बोल देते हैं, है ना। ये थर्ड फंडा जो था ना, इसको हम साइमंस बोल देते हैं। मेरा वॉइस क्लियर है? तो मिली साइमंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। मैक्सिमम टाइम वो साइमंस का ही यूज करते हैं। तो आप इसको पहले एक बार नोट डाउन करिए यूनिट तक, एंड आफ्टर दैट मैं कंडक्टेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि भाई हम जो फिजिक्स में आप कंडक्टेंस पढ़ते हो ना, तो फिजिक्स का जो फंडा होता है वो मेटालिक कंडक्टेंस की बात करते हैं। क्योंकि अगर केमिस्ट्री की कंडक्टेंस की बात करें ना, तो केमिस्ट्री में हम जो भी कंडक्टेंस देख रहे हैं, सब में नेचर आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। इसलिए थोड़े से अलग अलग टॉपिक यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। जैसे मेटालिक कंडक्टेंस की अगर बात करें ना, तो मेटालिक कंडक्टेंस में ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग टू कोई भी रिएक्शन होगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ना हम क्या बोलेंगे भाई? ये फ्लो ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्शन। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के रीजन से मेटालिक कंडक्टेंस आता है, तो हम क्या बोलेंगे? चार्ज कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होंगे? आयंस होंगे। तीसरा पॉइंट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, मेटालिक कंडक्टेंस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये कोई भी मेटल है उसका हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं, तो मेटालिक कंडक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलिजन, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलिजन हो जाएंगे, जिसके वजह से कंडक्टेंस का वैल्यू कम होने लगेगा। बट अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अपने सॉल्यूशन में निकाला है। और किसी भी सॉल्यूशन का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो हो सकता है कि उसमें जो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस रहे ना, वो भी डिसोसिएट होने की टेंडेंसी शो कर देंगे। तो अपने एक फंडा ये बोलते हैं कि फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस,
वैल्यू ऑफ V इंक्रीजेस हो जाएगा, है ना। अब ये क्यों G बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ आयन जो था ना वो इंक्रीज हो रहा था। इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन है डिफरेंस वाले पॉइंट में? अरिजीत भाई कुछ कंफ्यूजन है अभी तक? ओके, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो कंडक्टेंस ना सिंपली क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। यूनिट को वैल्यू फोकस करना है, यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स। ये हो गई ना, तो एक बार बता दीजिएगा आप मेरे को कि ये कंप्लीट हो गया है। कॉपी कर लिया आपने? अरिजीत भाई कॉपी हो गया है? हो गया कॉपी है। तो हम मेनली जो है ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर फोकस करने वाले हैं, तो मैं सीधे स्टार लगा देता हूँ। कंडक्टेंस की कुछ पॉइंट की अगर बात करें ना कि कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या लेके चलेंगे, तो हर जगह जो अब कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था, या तो आपको मेटल के रॉड दिख रहे थे, है ना, इलेक्ट्रोड जिसको तुमने बोला था, और एक इलेक्ट्रोलाइट्स रहते थे। इंटरेक्शन होने वाला है ना वो इन्हीं दोनों के बीच में होने वाला है ना। तो मान लो कि हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी मैं कहीं पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करूँ ना, तो कितने टाइप के इंटरफेस यहाँ पे डेवलप हो रहे होंगे। तो एक तो होगा सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन। सॉल्यूट में दो पार्ट रहेंगे, एक कैटाइन और एनाइन, और इनका इंटरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, है ना। जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू हाइयर है वो ब्रेक होने की टेंडेंसी कम शो कर रहे होंगे, है ना। दूसरा होगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अगर मान लीजिए कहीं पे मान मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट आपने यूज कर लिया, या कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज कर लिया पहले से एक सॉल्वेंट और प्रेजेंट था, है ना, तो उसमें विस्कोसिटी दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। एंड थर्ड है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब है कहीं कहीं पे हाइड्रोजन ऑफ आयंस हो जाएंगे, है ना। तो अगर कहीं पे साइज स्मॉल साइज के आयंस रहे और उनका अगर हाइड्रेशन हो जा रहा है, हाइड्रेटेड साइज का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो हाइड्रेटेड साइज का आयनिक मोबिलिटी जो होता है वो कम होता है ना? मतलब मूवमेंट होने की टेंडेंसी कम होगी। और अगर आयनिक मोबिलिटी कम है तो हम क्या बोलेंगे, भाई आयन मूव नहीं कर पाएंगे, तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है भाई? तीन लॉजिक जो है मैंने नोट पे लिखे हैं। हेलो अरिजीत भाई, इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? रुकिए सर, बोल रहे हैं थोड़ी देर बाद। हाँ, ओके ओके, ये नोट डाउन कर लीजिए फिर आप बोल दीजिए। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट समझा दीजिए कुछ। ओके, देखिए सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऐसा, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो इलेक्ट्रोलाइट में दो पार्ट रहेंगे, कैटाइनिक पार्ट एक एनाइनिक पार्ट। तो कैटाइनिक एनाइनिक पार्ट का अगर अट्रैक्शन बहुत कम रहे, मतलब जो इजीली डिसोसिएट होने की टेंडेंसी शो कर ले, उसमें हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है क्या?
भाई कंडक्टेंस का मतलब पहले है वाला नंबर भी ऑफ नहीं था, आयंस। बहुत में था। नेक्स्ट है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, है ना। तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब ये है, जैसे वाटर में अगर आप किसी भी सॉल्ट को डिसोसिएट कर रहे हो और वाटर को मैंने किसी और पोलर सॉल्वेंट से रिप्लेस कर दिया, तो वाटर का में कंडक्टेंस का वैल्यू हाई आएगा, किसी अदर पोलर सॉल्वेंट में कंडक्टेंस का वैल्यू डिफरेंट आना चाहिए। क्लियर। और थर्ड पॉइंट है सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो जब भी अगर कहीं पे छोटे से कोई कैटायन और एनायन बन गया है, तो अगर छोटा कैटायन रहा ना, तो वाटर पार्टिकल्स उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, है ना, बल्कियर साइज में कन्वर्ट कर देगा। ये पॉइंट क्लियर है। अरिजीत अभी भी कंफ्यूजन है क्या? हाँ सर क्लियर है अब। ओके, देन इसको नोट डाउन करिए, और नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए मेरे को, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूँ। फिर हो गया। चले जाए, दूसरा पॉइंट आता है कंडक्टिविटी, है ना। वो था कंडक्टेंस, ये है कंडक्टिविटी, या इसी को बोल देते हैं अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब कहीं पे भी अगर स्पेसिफिक टर्म लगा रहे हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सम यूनिट क्वांटिटी ना, उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कंडक्टिविटी की बात करें या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें, तो इसको डिनोट करते हैं कप्पा से, है ना। कि ये थोड़ा सा स्टाइलिश लिख देते हैं, इसको बोला जाता है कप्पा। मैंने नीचे लिख दिया है, देख रहे हैं रिलेशन में। अब आपने फिजिक्स में एक फंडा पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। क्या हम क्या बोलेंगे, आर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए है। अब इस रिलेटिव साइन को जब हटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, रो आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस रो को नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो वन बाई रो जो होगा ना, वन बाई रो इज इक्वल टू वन बाई आर इंटू एल बाई ए आएगा। एंड वन बाई आर को हमने बोला था जी कंडक्टेंस, एंड एल बाई ए जो है ना, ये एल बाई ए जो है ना, एक कोई कांस्टेंट टर्म, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गिवन रहेगा उसके लेंथ भी जनरली गिवन रहेंगे और ए भी गिवन रहता है। तो अपन क्या करते हैं ना, इस एल बाई ए को ना एक कांस्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अपन एज्यूम कर लेते हैं एल बाई ए इज इक्वल टू जी डैश या जी स्टार, और इस जी स्टार के लिए हम टर्म यूज करते हैं सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का हमने कंडक्टेंस के साथ रिलेशन बना दिया कि के इक्वल टू क्या होगा या कप्पा इक्वल टू क्या होगा, जी इंटू जी डैश हो जाता है। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? सेकेंड पॉइंट है ना फॉर्मूला, जिसके हेल्प से हम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करने वाले हैं, वो है कप्पा। और कप्पा का रिलेशन है जी इंटू एल बाई ए या फिर जी जी डैश बोलेंगे। इस कप्पा का अगर यूनिट आप निकालोगे ना, तो कप्पा की यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कंडक्टेंस का यूनिट था, क्या था भाई कंडक्टेंस का यूनिट, साइमन सेंटीमीटर। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करिएगा। तो अगर मैं कप्पा का यूनिट लिखूं ना, तो मैं इसी में लिख देता हूँ। देखिए लेंथ का यूनिट पे भी मीटर या सेंटीमीटर अपन लेके चलते हैं। एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अगर अपन कप्पा की बात करें कि कप्पा का यूनिट क्या होना चाहिए, तो ये जी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हमें जी के यूनिट के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, है ना भाई। हेलो, एक बार बोलो तो हाँ यार, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हाँ सर क्लियर है। अब देखिएगा इसका यूनिट क्या होता था, सीमेंस,
है ना साइमंस। तो यूनिट क्या हो जाएगा कप्पा का, साइमंस सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर मेन अगर मीटर में गिवन रहा वैल्यू सेंटीमीटर की जगह, तो आप क्या बोलेंगे साइमंस मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कप्पा के लिए ना हम एक फॉर्मूला ये याद रख लेते हैं कि कप्पा इक्वल टू जी इंटू जी डैश होता है। एक बार इसको कॉपी करिए और कहीं पे अगर कुछ कंफ्यूजन आए ना तो आप मेरे से पूछ लीजिए। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है अरिजीत? सर एल बाई ए को सेल कांस्टेंट क्यों बोल रहा है? ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा वैल्यू। ये कांस्टेंट रहेगा, क्यों कांस्टेंट होता है अभी नीचे एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है अरिजीत? ठीक है सर। हाँ सर अभी ठीक मैं है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एल बाई ए का वैल्यू कांस्टेंट क्यों होता है। हाँ सर हो गया। देखिएगा यहाँ पे एक लॉजिक समझते हैं कि जनरली आपको जो क्वेश्चन में टर्म लिखे मिलेंगे ना, या एक लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है वो इस पॉइंट से पूछेगा कि कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला है जी टाइम ऑफ एल बाई ए, है ना। और नीचे एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड एरिया, पूछेगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखता है जी इंटू एल बाई ए, और आप इस स्टेटमेंट को बोलते हो ये गलत है ना। बट ये क्यों करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका लॉजिक अभी अपन समझते हैं कि कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। एंड सेकेंड पॉइंट अपन ये बोलेंगे कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। अगर कहीं पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना तो हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस का वैल्यू अगर बढ़ गया तो हम बोलेंगे भाई कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया होगा। तो हमें पहले वाले पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है कि एल और ए का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है। अब जब भी अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो जब आप मेटेलिक कंडक्टेंस पढ़ते हैं ना, तो एल का मतलब था लेंथ ऑफ वायर और ए का मीनिंग था क्रॉस सेक्शन एरिया। यही पढ़े हो ना फिजिक्स में? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। यहाँ पे जो हम एल बाई ए की बात करें ना, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें कंडक्टेंस देखने हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो अरेंजमेंट है ना, हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई? एक बार कंफर्म करिएगा। क्लियर है। ओके। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या लेते थे भाई, दो प्लेट होता था, इन दोनों प्लेट के बीच में हमने एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो एरिया है ना, इस एरिया को बोलते हैं इस प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट हो जाएगा। अब इस फंडे के अकॉर्डिंग टू अगर करें ना, तो एल क्या है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, एंड ए क्या है वही क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आर का जो वैल्यू होता था रो इंटू एल बाई, तो अगर हम यहाँ पे ये अज्यूम कर ले कि एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और एरिया का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। एल का वैल्यू अपन ने 1 अज्यूम कर लिया है और एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अज्यूम कर लिया, तो एल बाई ए का वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। अगर एल बाई ए का वैल्यू 1 आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 बाई रो इक्वल्स टू, या आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए था।
और एल बाई ए को आपने 1 जूम करवा लिया है, तो रो का वैल्यू इसके यहाँ पे आर के इक्वल आ जाएगा। कंडक्टिविटी हो जाएगा। हाँ, तो रो इक्वल्स टू आर के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो हम ये बोल देते हैं सिंपल इस वाले रिलेशन के हेल्प से कि कंडक्टिविटी इज अ कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत मेन पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना। मेंस में भी रिसेंट ईयर में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस पॉइंट को लिखिएगा कि जब भी अगर हमें एल और ए की बात करें ना, सेल कांस्टेंट, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है अपना, है ना, लेंथ और एरिया। अरिजीत, ये पॉइंट क्लियर है अब? हाँ सर, ये हो गया। अच्छा, ये पार्ट हो गया ना, आप लोगों ने कॉपी कर लिया ना? आप लोगों ने इसको कॉपी कर हाँ लिया ना सर। भाई? अच्छा, देन 1-2 टर्म और है, देन मैं कुछ पॉइंट अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझिएगा। तो पहला टर्म है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टर्म, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि करंट की फ्लो में ना जो भी वेरिएशन आ रहा है या जो भी रिस्ट्रिक्शन आ रहा है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है होगा, इसी ऑब्स्टेकल को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोलेंगे अपन? ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ आयंस इज नोन एज इंडक्टेंस। हेलो भाई, मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करना आप लोग। थोड़ा सा नेटवर्क किधर उधर हो रहा है। ये क्लियर है ना मेरा वॉइस? हाँ सर, क्लियर है। ओके, एक और टर्म, लास्ट टर्म यहाँ पे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, या इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आर का वैल्यू क्या था? रो एल बाई। तो रो का अगर वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, रो का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर इंटू ए बाई एल, ना। और इसी रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना रहे, तो अपन क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ all the ions present in 1 ml of solution. इस डेफिनेशन वाले पार्ट में कुछ कंफ्यूजन आप लोगों का? इस डेफिनेशन वाले पार्ट में कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का? रजित में यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। नहीं, इसको कॉपी करिए पहले, देन हम नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। ये अगर कॉपी हो जाए ना, फिर मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप लोग। ये कॉपी हो गया आप लोगों का? अरे जी, ये अब हम एक पॉइंट, चलिए एक टर्म पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, समझना है। तो हमारे पास एक रिलेशन ये आया था कि के जो होता है ना, हमें एक नया टर्म डिफाइन करना है, लैम्डा एम। कि लैम्डा एम का मीनिंग क्या होता है? तो लैम्डा एम को डिफाइन करने के लिए ना,
हमने क्या किया है समझना है इस पॉइंट को कि कंडक्टिविटी का जो रिलेशन है उस कंडक्टिविटी के रिलेशन को अपने यूज किया है G इंटू एल बाई ए में ना क्या करूंगा एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए एल से मल्टीप्लाई करिए और एल से डिवाइड कर दीजिए। देखना मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कप्पा इज इक्वल टू जी एल स्क्वायर और एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। इस जी को मैं इधर सेट कर देता हूँ कप्पा इंटू वॉल्यूम, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी एल स्क्वायर। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है भाई? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आपका? हेलो। अब अगर कंडक्टिविटी की बात करें ना तो कंडक्टिविटी अलग अलग मेटल आयंस के डिफरेंट थे, है ना, वो कुछ वैल्यू पे डिपेंड कर रहे थे कि आयन का नेचर क्या होगा, स्ट्रांग है या फिर वीक है, हम उसके के अकॉर्डिंग से ये कर रहे थे। के इंटू ई का वैल्यू ना क्या है भाई जी एल स्क्वायर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि इन दोनों तरफ से ना एन से एक डिवाइड कर दिया, है ना, मैं इन दोनों को डिवाइड डिवाइड बाय एन कर दे रहा हूँ, डिवाइड बाय मेरा स्क्रीन विजुअल है ना, एक बार कंफर्म करना है आपको। डिवाइड बाय एन on both sides we get kb by n is equals to g square by n। अब ये जो टर्म आया ना, पहले से ही k का वैल्यू क्या था, फिक्स था। अलग अलग टाइप की कंडक्टिविटी सेल के लिए हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग टू वैल्यू अलग अलग आ रहे थे। बट जब मैंने इसको पर मोल से डिवाइड कर दिया ना, तो ये वैल्यू क्या बता रहा होगा कि एक मोल का कंडक्टिविटी क्या होगा। तो इस जो kb बाई n का वैल्यू है ना, इस kb बाई n के वैल्यू को हम एक नए टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट टर्म इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा एम और मोलर कंडक्टिविटी में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, समझना है कि अगर क्वेश्चन में 1 मोल सॉल्यूशन के लिए जो भी वैल्यू अगर निकालने के लिए बोलते, है ना, उसके लिए हम लैम्डा एन की जगह क्या यूज करेंगे, लैम्डा एम को ही मोलर कंडक्टिविटी बोल देते हैं। बट अदरवाइज अगर कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ मिले आपको, है ना, अपने एक टर्म यहाँ पे डिफाइन किया है कांस्टेंट वैल्यू का कि के बी बाई एन जो होता है वो जी एल स्क्वायर बाई एन के इक्वल होता है। और इस जी एल स्क्वायर बाई एन के वैल्यू को ना मैं क्या बोलूंगा, मोलर कंडक्टिविटी बोल देता हूँ, डेट इज लैम्डा एम। बट ये कब मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, इसका लॉजिक हमें समझना है ना। इस फंडे को एक बार अच्छे से कंसंट्रेट करिएगा। सर एन क्या है? एन भाई पर मोल है, एन है मोल से डिवाइड कर दिया मैंने, मैं लिख रहा हूँ ओके सर। एन जो है ना ये मोल है दोनों तरफ। ठीक है भाई। अरिजीत यहाँ पे सर। कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं है, ओके। तो मैं इस रिलेशन को ना लैम्डा एम वाले फंडे को लैम्डा एम इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ देखना, या तो मैं इसको के वी बाई एन लिख देता हूँ या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोल पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं मोलारिटी, तो मैंने इसके लिए के बाई एम टर्म यूज कर लिया। मोल का सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, है ना। तो ये आ जाएगा के बाई एम आ गया होगा।
और एक रिलेशन जो है ना वो अपने पास GL² n आ गया था, GL² n। इन तीनों वैल्यू में ना हम क्या बोल रहे हैं भाई कि लैम्डा m को अगर मेरे को डिफाइन करना रहेगा कहीं पे, तो लैम्डा m को हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब n का वैल्यू 1 रहे, मोलरिटी जो रहे वो 1 मोलर रहना चाहिए, है ना। अगर 1 मोलर मोलरिटी नहीं रहा तो फिर हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करना आप लोग, मेरा वॉइस क्लियर है ना? एक ये रिलेशन आता है लैम्डा m, है ना। अब जो भी आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लैम्डा m इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी इन वन केस, है ना, इफ नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1। अगर मोल एक नहीं रहे ना तो फिर हम उसको मोलर कंडक्टिविटी कभी भी नहीं बोल पाएंगे। मेरा वॉइस क्लियर है भाई? एक बार कंफर्म करना।